नमस्कार, स्वागत है आप सभी का डीडी न्यूज के इस खास बुलेटिन एक्सप्रेस 100 में, जहां हम आपके लिए लेकर आते हैं राजनीति, मनोरंजन, देश, दुनिया, खेल और व्यापार जगत की सभी बड़ी खबरों को एक्सप्रेस यानी कि फटाफट अंदाज में। मैं हूं आपके साथ भावना नैयर, तो देखिए खबरें तेज रफ्तार से। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के 3 दिवसीय सिक्किम दौरे का आज अंतिम दिन है। राष्ट्रपति मुर्मू आज सिक्किम पुलिस को राष्ट्रपति पुलिस ध्वज प्रदान करेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने प्रगति की 51वीं बैठक की अध्यक्षता की। प्रधानमंत्री ने रेलवे, बिजली और सड़क क्षेत्रों से जुड़े 7 महत्वपूर्ण बुनियादी ढांचा परियोजनाओं की समीक्षा की। प्रधानमंत्री ने शहरी क्षेत्रों में रूफटॉप सोलर को अपनाने की गति तेज करने की जरूरत पर जोर दिया, जिसमें शहरों, आवासीय समूहों और सार्वजनिक स्थानों पर विशेष ध्यान दिया गया। प्रधानमंत्री ने स्वच्छ भारत मिशन 2.0 के प्रभावी कार्यान्वयन की आवश्यकता पर जोर दिया और इस बात को रेखांकित किया कि इस मिशन को नियमित निगरानी, नागरिकों की भागीदारी और विभिन्न हितधारकों के बीच तालमेल के माध्यम से इसके ठोस परिणाम भी सुनिश्चित किए जाने चाहिए। केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री अमित शाह आज गुजरात दौरे पर रहेंगे। इस दौरान अमित शाह गांधीनगर और अहमदाबाद में विभिन्न विकास कार्यक्रमों में भाग लेंगे। अमित शाह कलोल में सीएसआर फंड से निर्मित जेडवा गांव तालाब, ग्राम पंचायत कार्यालय और मोती भोयन प्राथमिक विद्यालय का उद्घाटन करेंगे। गृह मंत्री अमित शाह ने अधिकारियों को देश की सीमाओं के 15 किलोमीटर के दायरे में अवैध निर्माणों के खिलाफ कतई बर्दाश्त न करने की नीति को सख्ती से लागू करने का निर्देश दिया है। पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री शुवेंदु अधिकारी ने कहा कि सीमा चौकियों और कंटीले तारों की बाड़ लगाने के लिए अब तक कुल 142.79 एकड़ जमीन सीमा सुरक्षा बल को सौंप दी गई है। मुख्यमंत्री शुवेंदु अधिकारी ने जिलेवार आंकड़े भी साझा किए। कूच बिहार में 22.95 एकड़, जलपाईगुड़ी में 35.165 एकड़, दार्जिलिंग में 8.815 एकड़ और उत्तर दिनाजपुर में 2.84 एकड़ बीएसएफ को सौंप दी गई है। वहीं मुर्शिदाबाद में सबसे ज्यादा जमीन दी गई है। केरला में प्रवर्तन निदेशालय की टीम पर हुए हमले के मामले में अब बड़ा कानूनी एक्शन शुरू हो गया है। ईडी की शिकायत पर तिरुवनंतपुरम शहर के म्यूजियम थाने में एफआईआर दर्ज कर ली गई है। तिरुवनंतपुरम में केरलम के पूर्व मुख्यमंत्री पिनराई विजयन की बेटी वीणा और पिनराई विजयन के आवास पर कार्रवाई पूरी होने के बाद ईडी टीम पर हमला हुआ। महान क्रांतिकारी, स्वतंत्रता सेनानी और राष्ट्रवादी विचारक स्वातंत्र्य वीर विनायक दामोदर सावरकर की आज जयंती है। प्रधानमंत्री मोदी ने वीर सावरकर की जयंती पर उन्हें नमन किया। पीएम मोदी ने कहा कि उनका साहस और देशभक्ति हमेशा लोगों को प्रेरित करती रहेगी। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने वीर सावरकर की जयंती पर उन्हें नमन किया है। अमित शाह ने एक्स पर कहा कि अस्पृश्यता जैसी सामाजिक कुरीतियों का पुरजोर विरोध कर देशवासियों को एक करने वाले सावरकर का जीवन युगों युगों तक हम सभी का मार्गदर्शन करता रहेगा। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने वीर सावरकर को नमन करते हुए कहा कि उनकी क्रांतिकारी चेतना और संघर्षपूर्ण जीवन हमें सदैव राष्ट्रहित में समर्पण, साहस और अटूट संकल्प का अमूल्य संदेश देता रहेगा। विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर यूरोपीय संघ के विदेश मंत्रियों की बैठक जिमनिच फोरम में भाग लेने के लिए साइप्रस के दौरे पर है। साइप्रस पहुंचने के बाद विदेश मंत्री ने अपने यूक्रेनी समकक्ष एंड्रे सिबिहा से मुलाकात कर रूस यूक्रेन संघर्ष, युद्ध क्षेत्र के घटनाक्रम और व्यापक और स्थायी शांति प्राप्त करने के उद्देश्य के लिए जा रहे प्रयासों पर चर्चा की। इसके अलावा विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने सऊदी अरब के विदेश मंत्री प्रिंस फैसल बिन फरहान अल सऊद से मुलाकात कर पश्चिम एशिया के हालात पर चर्चा की। विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने यूरोपीय संघ की विदेश मामलों और सुरक्षा नीति के उच्च प्रतिनिधि काजा कल्लास से भारत यूरोपीय संघ सहयोग और पश्चिम एशिया में क्षेत्रीय घटनाक्रमों पर बातचीत की। दिल्ली में मतदाता सूची की विशेष गहन पुनरीक्षण यानी कि एसआईआर प्रक्रिया 20 जून से शुरू होगी।
दिल्ली के मुख्य चुनाव अधिकारी अशोक कुमार ने बताया कि मतदाता सूची का मसौदा 5 अगस्त को और अंतिम मतदाता सूची इस साल 7 अक्टूबर को प्रकाशित की जाएगी। दिल्ली के मुख्य चुनाव अधिकारी ने बताया कि बीएलओ 30 जून से दिल्ली की मतदाता सूचियों के सत्यापन के लिए घर घर जाकर सर्वेक्षण करेंगे। मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय ने तुषार शर्मा हत्याकांड में पूर्व न्यायाधीश गिरिबाला सिंह की अग्रिम जमानत रद्द कर दी। मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने सख्त टिप्पणी करते हुए कहा कि निचली अदालत ने मामले के तथ्यों, गवाहों के बयानों और गंभीर आरोपों पर गहराई से विचार नहीं किया था। देश के विभिन्न हिस्सों में आज ईद उल अजहा का त्योहार धार्मिक उत्साह और उमंग के साथ मनाया जा रहा है। जामा मस्जिद में सुबह की नमाज अदा की गई। ईद उल अजहा के अवसर पर भोपाल की ईदगाह में बड़ी संख्या में श्रद्धालुओं ने सुबह की नमाज अदा की। मुंबई के YMCA ग्राउंड पर हजारों लोगों ने एक साथ ईद की नमाज अदा की। पटना में ईद उल अजहा के अवसर पर गांधी मैदान स्थित ईदगाह में लोगों ने ईद की नमाज अदा की। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने ईद उल अजहा पर सभी देशवासियों को शुभकामनाएं दी है। राष्ट्रपति ने कहा है कि यह त्योहार समर्पण, त्याग और बलिदान का प्रतीक है। राष्ट्रपति ने कहा कि हमें यह मानवता, विशेषकर वंचित वर्गों की सेवा करने के लिए प्रेरित करता है। पीएम मोदी ने ईद उल अजहा की शुभकामनाएं दी है। उन्होंने कहा कि यह अवसर हमारे समाज में भाईचारे और खुशियों की भावना को और गहरा करे। गुजरात सरकार ने मानसून से पहले आवारा पशुओं और जंगली जानवरों से फसलों की रक्षा करने में अधिक किसानों की मदद करने के उद्देश्य से खेत की बाड़बंदी योजना के तहत वित्तीय सहायता बढ़ा दी है। सहायता राशि 200 रुपए प्रति मीटर से बढ़ाकर 300 रुपए प्रति मीटर कर दी गई है। उत्तर प्रदेश में ऊर्जा संरक्षण और घरेलू पर्यटन को बढ़ावा देने के उद्देश्य से योगी सरकार ने बड़ा फैसला किया है। मई और जून के महीने में स्कूली बच्चों और उनके परिवारों के लिए संग्रहालयों और राज्य पुरातत्व विभाग के स्मारकों में निःशुल्क प्रवेश देने के निर्देश दिए हैं। राजस्थान के लोक निर्माण, महिला एवं बाल विकास और साथ ही बाल सशक्तिकरण राज्य मंत्री डॉक्टर मंजू बागमार ने अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर एक महत्वपूर्ण उपलब्धि हासिल की है। लंदन स्थित प्रतिष्ठित संस्था वर्ल्ड बुक ऑफ रिकॉर्ड्स ने उन्हें अपने 10वें पुरस्कार शिखर सम्मेलन के लिए विशेष निमंत्रण भेजा है। यह सम्मेलन 26 जून को लंदन के वेस्टमिनिस्टर पैलेस में आयोजित किया जाएगा। उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में नौसेना के शौर्य, पराक्रम और तकनीकी क्षमता को समर्पित नौसेना शौर्य वाटिका अब अंतिम चरण में पहुंच गई है। यह महत्वाकांक्षी परियोजना 30 मई को जनता को समर्पित की जाएगी। बिहार सरकार अब गांव के साथ साथ शहरों में भी विशेष भू सर्वेक्षण कराएगी। मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी की अध्यक्षता में हुई मंत्रिमंडल की बैठक में इससे जुड़े संशोधित नियमों को मंजूरी दी गई। राजस्थान पुलिस बाल श्रम, बंधुआ बाल श्रम और बच्चों से जुड़ी मानव तस्करी से निपटने के लिए उमंग 7 नामक एक महीने की राज्यव्यापी विशेष अभियान चलाएगी। महाराष्ट्र में राजस्व खुफिया निदेशालय की नागपुर क्षेत्रीय इकाई ने मैसूर में हाथियों के दांतों की तस्करी में शामिल एक अवैध वन्यजीव तस्करी नेटवर्क का भांडाफोड़ किया है। कार्रवाई में 4 किलोग्राम से ज्यादा हाथी के दांत जब्त किए गए और 3 लोगों को गिरफ्तार किया गया। मध्य प्रदेश के उज्जैन में सिंहस्थ 2028 महापर्व को ग्रीन सहित सिंहस्थ थीम पर विकसित करने की तैयारी शुरू हो गई है। इसके तहत नई सड़कों, पंचक्रोशी मार्ग, शिप्रा नदी पर नवीन घाटों के किनारों पर फल फूलदार पौधों को रोपण किया जाएगा। विभागों को 10 लाख पौधारोपण करने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। उत्तर प्रदेश के मुरादाबाद में नगर निगम ने सिविल लाइंस के हरथला इलाके में अवैध कब्जों के खिलाफ ध्वस्तीकरण अभियान चलाया। सर्वोच्च न्यायालय ने सभी न्यायाधीशों से अपील की है कि वे भीषण गर्मी के मद्देनजर मामलों की सुनवाई ऑनलाइन करें। प्रवर्तन निदेशालय के गुवाहाटी जोनल ऑफिस ने मनी लॉन्ड्रिंग रोकथाम अधिनियम 2002 की धारा 17 के तहत तलाशी अभियान चलाया। यह तलाशी अवैध IPL, क्रिकेट, सट्टेबाजी, रैकेट और उससे कमाए गए अपराध के प्राप्त धन की लॉन्ड्रिंग की जांच के सिलसिले में की गई।
उत्तर प्रदेश की पुलिस ने डिजिटल प्लेटफॉर्म के माध्यम से चल रही देश विरोधी साजिश पर सख्त कार्रवाई की है। उत्तर प्रदेश पुलिस ने बताया कि पाकिस्तानी गैंगस्टर शहजाद भट्टी के स्लीपर सेल को ध्वस्त करने में एक और महत्वपूर्ण सफलता मिली है, जिसमें 4 लोगों को गिरफ्तार किया गया। असम विधानसभा ने समान नागरिक संहिता यानी कि यूसीसी बिल को मंजूरी दे दी है। उत्तराखंड और गुजरात के बाद असम यह कानून लाने वाला तीसरा राज्य बन गया है। मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा ने इसे महिलाओं के सम्मान और सामाजिक सुधार की दिशा में एक बड़ा कदम बताया। गृह मंत्री अमित शाह ने असम विधानसभा में समान नागरिक संहिता पारित होने पर असम की जनता को बधाई दी। मौसम विभाग ने कहा कि अगले 2 दिन तक मध्य और उत्तर पश्चिमी भारत में भीषण लू की स्थिति बनी रहने की संभावना है। पूर्वी मध्य प्रदेश और विदर्भ में आज लू के लिए रेड अलर्ट जारी किया गया है। राजस्थान में भीषण गर्मी की चपेट में बुधवार को श्रीगंगानगर में सबसे ज्यादा 48.2 डिग्री सेल्सियस तापमान दर्ज किया गया, जो राज्य का सबसे गर्म जिला बन गया। राजस्थान के बीकानेर, चूरू, जैसलमेर, पिलानी और फलौदी सहित कई अन्य शहरों में भी तापमान 46 डिग्री सेल्सियस के ऊपर दर्ज किया गया। राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली भीषण गर्मी की चपेट में है। मौसम विज्ञान के अनुसार बुधवार को दिल्ली के कई इलाकों में तापमान 43 डिग्री सेल्सियस के पार पहुंच गया। मौसम विभाग ने दिल्ली वासियों के लिए राहत की खबर भी है। मौसम विभाग के अनुसार अगले 3 दिनों में अधिकतम तापमान में 6 से 8 डिग्री सेल्सियस तक की गिरावट आ सकती है। वहीं न्यूनतम तापमान में अगले कुछ दिनों में 4 से 6 डिग्री तक कमी आने की संभावना जताई गई है। बढ़ती गर्मी से राहत पाने के लिए हजारों पर्यटक कुल्लू मनाली पहुंच रहे हैं और एडवेंचर गतिविधियों का आनंद ले रहे हैं। एक्सप्रेस 100 में वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का, जल्द हाजिर होते हैं। तोड़ते कुटते गिरते नानी दादी का नाम याद आता है। हमको तो एक ही नाम याद आता है, एमडीएच शाही पनीर मसाला। पनीर तो क्या मस्त बना डाला। एमडीएच का असली शाही पनीर मसाला, वो असली मसाले सच सच एमडीएच। मेरी पसंद, मेरी पसंद, मेरी पसंद, मेरी पसंद, हमारी पसंद। हम सबकी पसंद। मजबूत देश का मजबूत सरिया हो गया स्टील। मास्टर जी नमस्ते, 2 ड्रेसेस बनानी है, ठीक है? ऐसा कुछ। लेकिन मास्टर जी 4 दिन में पार्टी है, बन जाएगी ना पक्का? हो जाएगा। कैसे? फैशन चेंजेस हमेशा, उषा हमेशा। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं एक्सप्रेस 100। रफ्तार भरी खबरों के सिलसिले को बढ़ाते हैं आगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय कैबिनेट ने सार्थक पीडीएस योजना को अगले 5 सालों के लिए मंजूरी दी। 25,530 करोड़ रुपए की इस योजना का उद्देश्य राशन वितरण प्रणाली को आधुनिक और तकनीक आधारित बनाना है। केंद्रीय पूर्वोत्तर क्षेत्र विकास मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का विजन पूर्वोत्तर क्षेत्र को उच्च मूल्य वाले कृषि और बागवानी उत्पादों का बड़ा केंद्र बनाना है। ज्योतिरादित्य सिंधिया ने कहा कि मिशन का उद्देश्य केवल फसल उत्पादन तक सीमित नहीं है, बल्कि किसानों को उत्पादन, प्रोसेसिंग, ब्रांडिंग, पैकेजिंग और निर्यात सहित पूरी वैल्यू चेन का सक्रिय भागीदार बनाना है। त्रिपुरा में 236 करोड़ रुपए की मिशन क्वीन पाइनएप्पल योजना की शुरुआत हुई है। इसका मकसद त्रिपुरा के मशहूर अनानास को देश विदेश में पहचान दिलाना और किसानों की कमाई बढ़ाना है। वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय के अनुसार भारत और अमेरिका के बीच व्यापार समझौते पर चर्चा को आगे बढ़ाने के लिए अमेरिकी प्रतिनिधिमंडल 1 से 4 जून तक नई दिल्ली आएगा। इस दौरान अंतरिम व्यापार समझौते को अंतिम रूप देने के लिए बाजार पहुंच, निवेश, सीमा शुल्क और व्यापार सुविधा जैसे मुद्दों पर भारत अमेरिका के बीच बातचीत को आगे बढ़ाया जाएगा। भारत में प्राथमिक स्वास्थ्य सेवाओं पर सरकारी खर्च पिछले 1 दशक में 2 गुने से भी अधिक बढ़कर 1.4 लाख करोड़ रुपए पहुंच गया। सरकार के अनुसार जन जागरूकता और स्क्रीनिंग अभियान से स्वास्थ्य सेवाएं घरों के करीब पहुंची, जिससे बीमारियों की जल्द पहचान और समय पर इलाज हुआ संभव।
एसबीआई के चेयरमैन सीएस शेट्टी ने कहा कि बैंकिंग क्षेत्र पूंजी, उद्यमिता और वित्तीय समावेशन को बढ़ावा देकर विकसित भारत विजन में अहम भूमिका निभाएगा। सीएस शेट्टी ने कहा कि एसबीआई बैंक एआई, डेटा एनालिसिस, साइबर सुरक्षा और डिजिटल तकनीक में निवेश बढ़ाकर ग्राहकों को तेज, आसान और बेहतर बैंकिंग सेवाएं देने पर फोकस कर रहा है। केंद्र सरकार 37,500 करोड़ रुपए की कोयला और लिग्नाइट गैसीकरण योजना को बढ़ावा देने के लिए रोड शो का करेगी आयोजन। इस पहल का उद्देश्य स्वच्छ और बेहतर तरीके से कोयला संसाधनों का उपयोग बढ़ाना है। कोयला मंत्रालय के अनुसार यह योजना साल 2030 तक 10 करोड़ टन कोयले के गैसीकरण के राष्ट्रीय लक्ष्य को प्राप्त करने की दिशा में एक बड़ा कदम है। सर्वोच्च न्यायालय ने ऑनलाइन गेमिंग कंपनियों पर सरकार द्वारा पूर्व प्रभावी 28% जीएसटी को बरकरार रखते हुए इसे संवैधानिक रूप से वैध बताया। अदालत ने कहा कि ऑनलाइन गेमिंग प्लेटफॉर्म केवल मध्यस्थ नहीं है, बल्कि उन्हें आपूर्तिकर्ता माना जाना चाहिए और उन पर वस्तु, साथ ही सेवा कर जीएसटी लागू होता है। भारत ने फसल वर्ष 2025-26 में खाद्यान्न उत्पादन 5% बढ़कर रिकॉर्ड 37.65 करोड़ टन रहने का अनुमान। सरकारी आंकड़ों के मुताबिक चावल, गेहूं और मक्का का उत्पादन रिकॉर्ड स्तर पर पहुंचने की संभावना। पश्चिम एशिया संकट के बीच सरकार ने कहा कि देश में घरेलू मांग पूरी करने के लिए पेट्रोल और डीजल की पर्याप्त से ज्यादा आपूर्ति है और इन ईंधनों की कोई किल्लत नहीं है। सरकारी तेल विपणन कंपनियों के मुनाफे को लेकर जारी बहस के बीच आंकड़ों के दावा किया गया है कि कंपनियों ने मुनाफाखोरी नहीं बल्कि उपभोक्ताओं के हितों को प्राथमिकता दी है। वित्त वर्ष 2025-26 में ओएमसी का संयुक्त मुनाफा 77,821 करोड़ रुपए रहा, जो कुल कारोबार का केवल 3 से 4% है। सोना और चांदी की कीमतों में लगातार दूसरे दिन गिरावट दर्ज। 24 कैरेट सोना 1,539 रुपए सस्ता होकर 1,56,072 रुपए प्रति 10 ग्राम पर पहुंचा, जबकि चांदी 5,296 रुपए गिरकर 2,60,917 रुपए प्रति किलो हुआ। Hyundai मोटर इंडिया ने जून 2026 से अपनी गाड़ियों की कीमतों में 12,800 रुपए तक की बढ़ोतरी करने का ऐलान किया। Hyundai ने इसकी वजह कच्चे माल की बढ़ती लागत, वस्तुओं की ऊंची कीमतों और परिचालन खर्चों में वृद्धि को बताया। कंपनी ने कहा कि कीमतों में वृद्धि की मात्रा मॉडल और वेरिएंट के आधार पर अलग होगी। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि वे ईरान के साथ संभावित समझौते से पूरी तरह संतुष्ट नहीं है। उन्होंने स्पष्ट किया कि ईरान पर लगे प्रतिबंधों में किसी तरह की ढील पर चर्चा नहीं हो रही है। ट्रंप ने यह भी कहा कि समझौते के तहत स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज खोलने की बात हो सकती है, लेकिन रूस या चीन को ईरान के यूरेनियम भंडार पर नियंत्रण स्वीकार नहीं होगा। अमेरिकी दक्षिणी कमान ने पूर्वी प्रशांत महासागर में ड्रग तस्करी के संदेह में एक पोत पर की कार्रवाई, जिसमें 2 लोगों की हुई मौत। अमेरिकी सेना के मुताबिक पोत नशीले पदार्थों की तस्करी के ज्ञात मार्ग पर था। यूक्रेनी राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की ने अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और अमेरिकी कांग्रेस को पत्र भेजकर देश की हवाई सुरक्षा मजबूत करने की अपील की। ज़ेलेंस्की ने रूस के लगातार मिसाइल हमलों से बचाव के लिए विशेष रूप से पैट्रियट सिस्टम की आपूर्ति बढ़ाने की मांग की। ज़ेलेंस्की ने चेतावनी दी कि यूक्रेन में युद्ध परिस्थिति बहुत गंभीर है और इसे रोकने के लिए मजबूत अंतर्राष्ट्रीय समर्थन जरूरी है। इजरायली सेना ने गजा शहर में एक अपार्टमेंट इमारत पर किया हवाई हमला, जिसमें कम से कम 4 लोगों की हुई मौत। इजरायली सेना ने कहा कि यह कार्रवाई आतंकवादियों को निशाना बनाकर की गई थी। यह घटना अक्टूबर में हुई युद्ध विराम के बाद जारी हिंसा के बीच हुई। वहीं गाजा के स्वास्थ्य अधिकारियों का कहना है कि तब से लगभग 900 फिलिस्तीनी मारे गए हैं, जिसमें लड़ाकू और नागरिक शामिल नहीं हैं। डेमोक्रेटिक अमेरिकी सांसदों ने न्यू जर्सी के नेवाक स्थित डेलानी हॉल हिरासत केंद्र का दौरा कर वहां की स्थितियों की जांच की। सांसदों ने दुर्व्यवहार, भीड़भाड़ और खराब सुविधाओं के आरोप लगाए। नॉर्वे ने फ्रांस की न्यूक्लियर अम्ब्रेला में शामिल होने पर सहमति दी है। इसके साथ ही नॉर्वे फ्रांस की परमाणु सुरक्षा का हिस्सा बनने वाला नया देश बना। अमेरिकी संघीय विमानन प्रशासन ने स्पेसएक्स को स्टारशिप फ्लाइट 12 के दौरान हुए बूस्टर हादसे की जांच के आदेश दिए।
FAA ने कहा कि वह स्पेसएक्स के नेतृत्व में चल रही जांच की निगरानी करेगा, प्रक्रिया के हर चरण में शामिल होगी और कंपनी को अंतिम रिपोर्ट को मंजूरी देगी, जिसमें सुधारात्मक कार्रवाई भी शामिल होगी। इबोला के फैलाव को रोकने के लिए युगांडा ने पड़ोसी देश डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो के साथ अपनी सीमा 4 सप्ताह के लिए की बंद। युगांडा सरकार ने कहा कि सीमा पर सिर्फ राहत और जरूरी सेवाओं को अनुमति होगी, जबकि आने वालों के लिए 21 दिन का क्वारंटीन अनिवार्य होगा। युगांडा में अब तक इबोला के 7 मामले और 1 मौत दर्ज हुई है। भारत की युवा निशानेबाज ईशा सिंह ने ISSF वर्ल्ड कप की महिलाओं की 25 मीटर पिस्टल स्पर्धा में विश्व रिकॉर्ड के साथ स्वर्ण पदक अपने नाम किया। स्टार भारतीय पैरा एथलीट सुमित अंतल ने इंडियन ओपन अंतर्राष्ट्रीय पैरा एथलेटिक्स चैंपियनशिप में पुरुषों की भाला फेंक F64 स्पर्धा में अपने ही विश्व रिकॉर्ड को तोड़ दिया। हरियाणा के सोनीपत के रहने वाले 2 बार के पैरालंपिक स्वर्ण पदक विजेता 27 वर्षीय अंतिल ने भाले को 74.82 मीटर की दूरी तक फेंका, जो उनके 73.29 मीटर के पिछले विश्व रिकॉर्ड से ज्यादा है। खेल मंत्री मनसुख मंडाविया ने भारतीय पैरा एथलीट सुमित अंतल को नया विश्व रिकॉर्ड बनाने पर बधाई दी है। मांडविया ने सोशल मीडिया मंच एक्स पर लिखा कि सुमित ने 74.82 मीटर का शानदार थ्रो कर ऐतिहासिक उपलब्धि हासिल की है। भारत ने एशियन इंडोर चैंपियनशिप 2027 और एशियन रिले 2028 की मेजबानी के अधिकार हासिल कर लिए हैं। वर्ल्ड एथलेटिक्स के उपाध्यक्ष आदिल सुमरीवाला ने बताया कि एशियन इंडोर चैंपियनशिप 2027 का आयोजन भुवनेश्वर में होगा, जबकि चंडीगढ़ एशियन रिले 2028 की मेजबानी करेगा। भारत और इंग्लैंड की महिला क्रिकेट टीमों के बीच आज से 3 मैच की T20 सीरीज का आगाज होने जा रहा है। दोनों टीमों के बीच पहला मुकाबला आज चेम्सफोर्ड में खेला जाएगा। सनराइजर्स हैदराबाद IPL से बाहर हो गई है। टीम को एलिमिनेटर मुकाबले में राजस्थान रॉयल्स ने 47 रन से हराया। राजस्थान ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 20 ओवर में 8 विकेट पर 243 रन बनाए। वैभव सूर्यवंशी ने 29 गेंदों में 97 रन की विस्फोटक पारी खेली। IPL क्वालिफायर 2 में आज राजस्थान रॉयल्स का मुकाबला गुजरात टाइटन से होगा। इस मैच को जीतने वाली टीम 31 मई को अहमदाबाद में रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु के साथ फाइनल खेलेगी। यह मुकाबला न्यू चंडीगढ़ में खेला जाएगा। सर्बिया के नोवाक जोकोविच ने साल के दूसरे ग्रैंड स्लैम फ्रेंच ओपन के तीसरे दौर में जगह बना ली है। जोकोविच ने दूसरे मैच में फ्रांस के वैलेंटीन रॉयर को 6-3, 6-2, 6-7, 6-3 से हराकर ये उपलब्धि हासिल की। नोवाक जोकोविच अब तीसरे दौर का मुकाबला शुक्रवार को ब्राजील के जोआओ फ्रैंका गुमारेस के खिलाफ खेलेंगे। जर्मनी के अलेक्जेंडर ज़्वेरेव ने फ्रेंच ओपन के तीसरे दौर में जगह बना ली है। ज़्वेरेव ने दूसरे दौर के मैच में टॉमस मैशिक को सीधे सेट से पराजित किया। ज़्वेरेव ने मुकाबले को 6-4, 6-2, 6-2 से जीतने में सफलता हासिल की। नॉर्वे के कैस्पर रूड फ्रेंच ओपन के तीसरे दौर में पहुंचने में सफल रहे। कैस्पर रूड ने दूसरे दौर के मुकाबले में सर्बिया के हमाद मेशेदोविच को 6-3, 6-2, 6-4 से हराकर तीसरे चरण में जगह बनाने में कामयाबी हासिल की। कैस्पर रूड का अब तीसरे दौर में का सामना टॉमी पॉल से होगा। 4 बार की चैंपियन ईगा श्वांतेक ने फ्रेंच ओपन में अपना दबदबा कायम रखते हुए तीसरे दौर में जगह बना ली है। श्वांतेक ने दूसरे दौर के मुकाबले में चेक खिलाड़ी सारा बेजलेक को सीधे सेटों में 6-2, 6-3 से हराया। और इस जीत के साथ ईगा श्वांतेक का रोलांड गैरो ने करियर रिकॉर्ड 42 जीत और सिर्फ 3 हार का हो गया है। फिर 2020, 2022, 2023 और 2024 में फ्रेंच ओपन खिताब जीत चुकी है। इसी के साथ एक्सप्रेस 100 में फिलहाल इतना ही। देश और दुनिया की बाकी खबरों के लिए आप जुड़े रहिए DD न्यूज के साथ। दीजिए अनुमति। नमस्कार।
जवान